एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा था, अभी हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे। अगर आप प्रीमियम मॉक टेस्ट ये सब बाय करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए और 1000 अलग से क्वेश्चन इसको छोड़ के, तो आप हमारे आप पढ़ो तो ऐसे पर जा सकते हैं और इस पीडीएफ को भी वहां से आप जाकर बाय कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर रखा था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस रिवाइज करना है, सीवीटी पीजी का ही मोस्टली सिलेबस है। मैंने सिलेबस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। हम्म क्वेश्चन नंबर 26। सेपरेशन ऑफ पावर जो है किससे क्लोजली रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहली बार दिया था? तो आपको पता है कि एक बुक था द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक था ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, और मॉन्टेस्क्यू ने इसी बुक में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से क्या मजबूत होता है? तो ध्यान रखिएगा, लिबर्टी मजबूत होती है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि आपके गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। और तीनों जो हैं वो अपना अलग अलग काम करेंगे। लेजिस्लेचर कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव लागू करने का, जुडिशरी उसको एडजुडिकेट करने का काम करेगा। तो जब तीनों अलग अलग आपके ऑर्गन्स अलग अलग काम करेंगे तब जाकर एक लिबर्टी इंडिविजुअल का इंश्योर हो पाएगा। अगर पुलिस ही कानून बनाए, पुलिस ही अरेस्ट करे और पुलिस ही सजा दे तो अब समझिए कि आपकी लिबर्टी का क्या हाल होगा। तो मॉन्टेस्क्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जो कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का, ये किसकी फिलॉसफी में है? तो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स देते हैं, आपको पता ही होगा। रिकार्डो नाम के जो इकोनॉमिस्ट हैं उससे इंस्पायर होकर सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को कार्ल मार्क्स ने दिया था। सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आपका जो लेबर होता है वो रॉ मटेरियल को वैल्यू ऐड करके उसको महंगा बनाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए का रॉ मटेरियल है, तो उसमें जो लेबर ऐड होता है आपका, उस लेबर के कारण ये 10 रुपए की चीज़ 30 रुपए की हो जाती है। तो ये जो सरप्लस जो ऐड हुआ, ये सरप्लस अपने आप ऐड नहीं होता, ये लेबर के चलते 20 रुपए बढ़ा। और इस सरप्लस में से बहुत कम, मात्र 1 या 2 रुपए जो है मजदूर को दिए जाते हैं, और बाकी मुनाफा जो है पूरी तरह से वो कैपिटलिस्ट रख लेते हैं। तो यही सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको एडजुडिकेट करने का काम कौन करेगा उस डिस्प्यूट को? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनको एडजुडिकेट करने का काम करता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आर्टिकल 71 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अथॉरिटी देता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, वो फाइनल होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। किसने इस फ्रेज को कॉइन किया था? एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। अलेक्जेंडर वेंट, जिनको फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एक इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी है। तो एनार्की जो है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो एनार्की को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? अगर कोई आपके सामने कोई हथियार लेकर आ रहा है तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आप ऐसे उसको देखते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ला रहा है, या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो हथियार लेकर आ रहा है? तो आप किस तरह से उस चीज को देखते हैं? तो अगर आप उल्टे तरीके से देखेंगे, अगर आप अपने ऊपर देखेंगे, तो आपको जो है गलत ही समझ में आएगा। इसी को सिक्योरिटी डायलेमा ये सब का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीजें, इतना डिटेल में भी जा नहीं सकता। ध्यान में रखिएगा कि एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये जो स्टेटमेंट अलेक्जेंडर वेंट ने दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीति आयोग किस पहले इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया है, ये पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान में रखिएगा। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जाता है। इसके लिए कोई ना पार्लियामेंट में कानून पास किया जाता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। और नीति आयोग ने जो है ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ध्यान में रखना इस चीज को आपको। आगे हम लोग चलते हैं। राइट टू एडुकेशन को हमारे फंडामेंटल राइट में किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया? तो आपको मालूम ही होगा कि राइट टू एडुकेशन पहले आपका डीपीएसपी में हुआ करता था, लेकिन राइट टू एडुकेशन मतलब राइट टू एडुकेशन एग्जैक्टली नहीं हुआ करता था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी स्टेट की कि प्राइमरी एडुकेशन 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड करे। ये आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था। तो राइट टू एडुकेशन को फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 21A में लाया गया बाद में जाके। तो ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, ध्यान में रखिएगा, 2001
2003 में इसको पास किया गया था। और ये राइट टू एडुकेशन को लागू करने के लिए, क्योंकि आप अगर संविधान में किसी चीज़ को लिख देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ लागू हो गई, उसके लिए आपको अलग से कानून बनाना पड़ता है। फिर राइट टू एडुकेशन एक्ट मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आती है 2009 में, और उससे इस आर्टिकल को जो है वो एक स्वरूप मिलता है, एक धरातल पर ये आर्टिकल उतरता है, ऑन ग्राउंड आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक जो है एफ डब्ल्यू टेलर को कहा जाता है। एफ डब्ल्यू टेलर ने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सिडियरिटी का सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। सब्सिडियरिटी का मतलब होता है कि जो डिसीजन लिया जाता है ये आपका लोएस्ट कॉम्पिटेंट लेवल पर लिया जाता है। मतलब सब्सिडियरिटी का मतलब होता है कि जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं सबको मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो एवरी ग्राम पंचायत शुड बी गिवन द ड्यू वॉइस, उनको भी डिसाइड करने का जो है एक तरह से चांस देना चाहिए डिसीजन लेने का। ये सब्सिडियरिटी आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलेगा, जहां लोकल जो वॉइसेस हैं उनको भी तवज्जो दी जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया, तो आप सबको मालूम ही होगा, डीपीएसपी जो है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो कर रखा है। डीपीएसपी के बारे में बात करूं तो ये पार्ट 4 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे है। और आर्टिकल जो है आपको 36 से 51 तक देखने को मिलेगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी का किस थिंकर ने पॉपुलराइज किया, तो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में तो जॉन लॉक भी देखिए बात करते हैं, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने वाले कौन है, तो आप सबको पता है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नाम का इन्होंने बुक लिखा, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। आइजिया बर्लिन आंसर होगा। आइजिया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया करते थे, ध्यान में रखिएगा। आइजिया बर्लिन ने भले ही पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करना शुरू किया था टीएच ग्रीन ने। टीएच ग्रीन हो गए, आपके एलटी हॉबहाउस हो गए, हारोल्ड लास्की हो गए, ये सब जो थिंकर हैं ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात किया करते थे। इनफैक्ट जेएस मिल तक जो है लोग नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात किया करते थे। रूसो भी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी, आप अगर वीडियो सर्च कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बाय पढ़ो तो ऐसे विल गेट द वीडियो। दिस इज वेरी डीप कॉन्सेप्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ओवर हियर। बट नेगेटिव लिबर्टी was सपोर्टेड by आइजिया बर्लिन बिकॉज आइजिया बर्लिन आर्ग्यूड दैट की पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो है इंडिया में कब आया ये आपको बताना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसी ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की, और बाद में हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हुआ। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 में मार्च के महीने में आया था। इसमें कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये 3 मेंबर्स थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। द आइडिया ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये मोदी जी ऑलवेज मोदी जी इस चीज को बोलते रहते हैं कि आपको मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करना है। ओके, तो ये आपका गुड गवर्नेंस डे से जुड़ा हुआ आइडिया है। ओके, और गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन, ध्यान में रखिएगा। अब 25 दिसंबर के दिन क्या खास है, क्रिसमस है इसलिए नहीं, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका जन्मदिन है, और वो सुशासन के प्रतीक है अपने आप में, इसीलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है नॉन अलाइनमेंट का, इसको सबसे पहली बार किसने आर्टिकुलेट किया था नॉन अलाइनमेंट का, तो देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये जो टर्म है इसको वीपी मेनन ने आपको कॉइन किया था, जो कि सेक्रेटरी थे हमारे इंडियन गवर्नमेंट में और बहुत खास थे आपके नेहरू जी के। बट नेहरू जी इज द करेक्ट आंसर। नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट का सबसे पहले बार आइडिया को जो है वो दिया था। बाद में आपका अब्दुल गमाल जो आपके नसीर हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, फिर जनरल टीटो हो गए यूगोस्लाविया के, आपके सुकार्नो हो गए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये सब ने उसको सपोर्ट किया था। इन क्वामे जो आपका क्वामे नक्रूमा है जो कि गाना के प्रेसिडेंट है, सब ने इसको सपोर्ट किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, ध्यान में रखिएगा। रोड टू सबटम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि क्रिटिसाइज करता है सेंट्रल प्लानिंग को। तो रोड टू सबटम किसने लिखा था, एफ ए हयाक ने लिखा था। एफ ए हयाक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपका जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स का, उसको इसने मिराज कहा था इन्होंने। और एफ ए हयाक वॉज गुरु ऑफ रोनाल्ड रेगन और
मार्गरेट थ्रेचर, जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज प्रमोट की 1970s में अमेरिका में और ब्रिटेन में, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, केशवानंद भारती केस में सबसे पहली बार प्रोपाउंड किया जाता है। इनफैक्ट केशवानंद भारती केस का डेट भी आपको याद रखना है, 24 अप्रैल, जिस दिन सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन है। ध्यान में रखिएगा, 1973 के दिन ये जजमेंट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो आपका प्रेसिडेंट रूल जो है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट अमेंड ना कर सके, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। अब वो अलग बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक पावर कमेटी बैठती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उसको लीड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बट आपको इतना डिटेल में याद करने का जरूरत नहीं है, जामिया के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं वो। The concept of hegemony in international relation was expanded upon which Italian Marxist thinker? अब हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो ग्राम्सी ने। एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था हेजेमनी के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, कि पैसे के बदौलत जो है लोग अपना वर्चस्व सिर्फ कायम नहीं करते, लोग कल्चरल डोमिनेंस से भी अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इसीलिए तो आज हम जब पिज्जा खाते हैं, मैकडोनाल्ड में जाते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर वेरी रिच। सो दिस इज जस्ट द हेजीमनी विच इज क्रिएटेड बाय द अमेरिकन फोर्सेस। अब यहाँ आगे चलते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया? तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट है जब आप आर्टिकल 14 को पढ़िएगा। आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, इसी से अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसको अमेरिका से लिया गया। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से आया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी? अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने शक्तियों को नीचे जब किसी को ट्रांसफर करते हैं ताकि लोगों को सर्विस मिल सके, उसको क्या कहते हैं? तो उसको डिवोल्यूशन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ मॉरल ड्यूटी एज द सेंट्रल टू लिबर्टी एंड एथिक्स इन हिज थ्योरी ऑफ फ्रीडम? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आपको रखना है। देखिए, आपको फ्रीडम को मॉरल टर्म्स में, मॉरल ड्यूटी के टर्म्स में मानते थे आपके जो टीएच ग्रीन थे, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने ही पॉजिटिव लिबर्टी का सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से प्रोपाउंड करने की कोशिश की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो मॉरल ड्यूटी लिबर्टी है। मॉरल ड्यूटी इसलिए कि लिबर्टी का ये मतलब नहीं, स्वतंत्रता का मतलब कि आपके मन में जो आए आप वो करें, आप वही करें जो करने लायक है। You should do what is worth doing. This is the statement which was given by the TH Green. That is also very important for the exam perspective. आगे हम लोग चलते हैं। जो आइडिया है पॉपुलर सोवेरेनिटी का, कि आपका जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के पास होने चाहिए और लोग अपने सोवेरेनिटी को किसी और को डेलीगेट ना करें, तो ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो जिंजाक रूसो का है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो दल बदल कानून है हमारे इंडिया में, किस अमेंडमेंट से लाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दल बदल कानून लाया गया था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इसी से आपका 10th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे आई। जैसे हमने तीन सब, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सब शब्द जो है हमने जोड़े हमारे जो है प्रियम्बल में, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आई 42nd अमेंडमेंट से, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा इनफैक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ध्यान रखिए कि जो भी 42nd से किया गया वो सबको अंडू किया गया, जनता पार्टी की सरकार थी। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग का एज है वो 18 साल कर दिया गया था आपका 21 साल से। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग चलते हैं। विच पॉलिटिकल थ्योरी emphasizes द रोल ऑफ रीजन एंड इंडिविजुअल कंसेंट इन लेजिटिमाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है
स्टेट के अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने में। ये कौन सी थ्योरी बात करती है? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आप सबको मालूम ही होगा। रूसो हो गए इससे जुड़े हुए, लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, सब उसी की बात करते हैं। ओके। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 17 जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ओके, आप सबको पता ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? तो ब्लू इकोनॉमी जो है ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना, ताकि ओशंस जो है हम लोग ज़्यादा एक्सप्लॉयट किए बिना उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इसी के साथ हमारा जो है 50 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर पाए। 25 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 3 में। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ो तो ऐसे द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई माई सेल्फ इज 3 टाइम JRF क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन अमेरिका, PhD scholar. I'm doing a lot of things and a lot of contribution in political science. If you want to prepare for CUT PG 2026, then also you can enroll over here, and also any examination of MA entrance. And apart from this, हमारा जो एक तरह से PDF है जिसमें आपको 5 प्रीमियम मॉक टेस्ट मिलेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के। मैंने खुद से उसको बना रखे हैं, खुद से टाइम डिवोट करके। और साथ ही साथ आपको उसमें 500 अलग से क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करें तो अलग हो गया, तो 1000 क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट में 500 500 ऐसे 1000 क्वेश्चन। वो PDF भी आप हमारे ऐप से खरीद सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे को डाउनलोड करके। और इस PDF को भी परचेस करने के लिए मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जब पूरा 500 कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे बनाऊंगा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, इतना थोड़ा अपने वर्क को लेकर बिजी रहता हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो मैं कंसिडर करूंगा पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।